सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके सीटेट एग्जाम 2019 के इंग्लिश के पेपर का सोल्यूशन लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में दोस्तों 2019 में पेपर 2 बार हुआ था, तो ये दिसंबर का पेपर यहाँ पर मैं सॉल्व करा रही हूँ। आपको पता है कि जुलाई में भी पेपर हुआ था, तो दिसंबर 2020 के वीडियोस के सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे और 19 के भी जितने भी सोल्यूशन है सारे विषयों के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जा करके वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, जो पेपर की शुरुआत हम करते हैं तो पेपर की शुरुआत में ही आप देखिए यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 128 तक, और यहाँ पर हमें करेक्ट आंसर को चूज करना होगा। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ लिखा हुआ है, पूरा का पूरा पैराग्राफ में देखिए किस तरीके से फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ, यानी कि स्वतंत्रता क्या होती है, एक बहुत जरूरी तत्व है हमारे जीवन में। क्योंकि हर व्यक्ति क्या रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि उसको कोई रोके टोके कुछ कहे। मैन हैज फॉट पॉलिटिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर फ्रीडम। हमारे देश ने खुद ही आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जो कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो इस तरीके से हर एक देश क्या रहना चाहता है, फ्री रहना चाहता है। वहां के जो लोग रहते हैं चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके, स्वतंत्र रूप से कहीं आ जा सके, उनके ऊपर कोई रोक टोक ना लगाए। तो हर कोई वर्ल्ड क्या करता है, हर किसी ने इसके लिए फाइट किया है, हर किसी ने इसके लिए लड़ा है। रिलीजन्स है प्रोमिस्ड फ्रीडम नॉट इन दिस वर्ल्ड बट इन अनदर। सभी धर्मों में भी इसके उल्लेख है। इन द कैपिटलाइज्ड कंट्रीज इंडिविजुअल फ्रीडम एग्जिस्ट टू सम डिग्री, यानी कि जो कैपिटलाइज कंट्रीज है, जो पूंजीवादी देश हैं, उनमें जो फ्रीडम है वो काफी हद तक एग्जिस्ट करती है, अस्तित्व में है। एंड इन द कम्युनिस्ट वर्ल्ड इट हैज बीन डिनाइड, यानी कि जो साम्यवादी देश है, साम्यवादी संसार है, वहां पर जो फ्रीडम है वो इतनी नहीं है। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स फ्रीडम हैज मीन्ड अ ग्रेट डील टू मैन, यानी कि ये बहुत पहले से, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है कि जो फ्रीडम है वो इंसान उसको बहुत कीमती समझता है। एंड देयर हैव बीन its opponents not only political but religious through inquisition by excommunication, tortures and banishments। और दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया है कि लोग फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा यातनाओं से गुजरते थे, बहुत अधिक कष्ट सहते थे। इसके अलावा कभी कभी उन्हें धर्म से भी बहिष्कृत कर दिया जाता था और उन्हें बर्बाद कर दिया जाता था। एंड द टोटल डिनायल ऑफ मैन सर्च फॉर फ्रीडम, तो इस तरीके से इंसानों की फ्रीडम को क्या कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था। देयर हैव बीन वॉर्स एंड काउंटर वॉर्स फॉट फॉर फ्रीडम, यानी कि बहुत सारी लड़ाइयां आपने देखा है स्वतंत्रता के लिए ही हुई हैं। हमारे देश में खुद कितनी सारी लड़ाइयां हुई हैं, चाहे आपने पानीपत का युद्ध देखा हो, चाहे बक्सर का युद्ध देखा हो, तो कहीं ना कहीं फ्रीडम के लिए हर कोई अपनी आजादी चाहता था। दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ मैन्स एंडीवरस फॉर फ्रीडम थ्रू आउट हिस्ट्री। पूरी हिस्ट्री को आप उठा के देख लीजिए, सभी जगह आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा कि सब हर एक व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। कोई भी अब करने रहना चाहता, हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या करना चाहता है, प्रयास करना चाहता है। फिर देखिए इसके बाद यहाँ पर है फ्रीडम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी वह जो अपने मन से अभिव्यक्त करना चाहता है वह अभिव्यक्त, जैसे कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हम अपने भावों को, विचारों को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें बोलने की आजादी है। तो ये फ्रीडम, यही इन्हीं सबको तो हम फ्रीडम कहते हैं। दो एग्जिस्ट इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट इन अदर्स इट डज नॉट। अभी बहुत जगहों पर आप देखोगे तो अभी भी सबको सेल्फ एक्सप्रेशन, अपनी आत्म अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, अपने विचारों को रोकने की आजादी, बोलने की आजादी नहीं है। दोज हु हैव बीन कंडीशनड रिवोल्ट अगेंस्ट देयर बैकग्राउंड, यानी कि अगर कोई आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए अच्छा नहीं होता। अभी भी ऐसी बहुत जगह हैं। दिस रिएक्शन विच टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स इज कॉल्ड फ्रीडम। द रिएक्शन ऑफ पॉलिटिक्स इज ऑफन टू सन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो राजनीति के कारण जो फ्रीडम है कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर देखिए पॉलिटिक्स के थ्रू क्या कर देता है, अक्सर दबा देने की कोशिश की जाती है। अब देखिए लिखा है वन इकोनॉमिक रिएक्शन इज टू फॉर्म स्मॉल कम्युनिटीज बेस्ड ऑन सम आइडियोलॉजी और अंडर द लीडरशिप ऑफ वन पर्सन, यानी कि बहुत सारे आप धर्म देखिए, जब बहुत सारा अत्याचार बढ़ने लगा तो लोगों ने अलग अलग धर्मों को अपनाना शुरू कर दिया, अलग अलग कबीले बने, अलग अलग लोग छोटे छोटे टुकड़ों में रहने लगे, इस तरीके से उनके एक लीडर होने लगे। और जैसे कि शिवाजी
महाराणा प्रताप को आप देखते हैं। इस तरीके से लोगों ने अपना एक अलग अलग समूह बना करके अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना शुरू कर दिया। द रिलीजियस reaction against established organizations of belief is to revolt either by joining other religious organizations or by following some guru or leader or by joining some cult or one denies the whole religious endeavor। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आप अपने ही देश में देखो तो छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां बनी, बहुत सारे आंदोलन हुए, लोगों ने अपने स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सुखदेव हो, राजगुरु हो, चाहे महात्मा गांधी हो, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सभी ने अपनी तरफ से क्या किया, पूरी कोशिश की। और बहुत लोगों ने छोटी छोटी कम्युनिटी बना करके देश की आजादी के लिए अपने हिसाब से, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, वो अपने स्तर पर विदेश से वो कोशिश कर रहे थे अपने देश की आजादी के लिए। तो इस तरीके से लोगों ने अपने अपने स्तर पर आजादी की कोशिश की। यहाँ पर यही चीज बताया गया है कि लोग किस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में, या ये कहें कि लोग छोटे छोटे कबीले बना करके और लोग अपने लीडर को चुनते थे और वही लीडर उनका नेतृत्व करते थे और वो अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी के लिए लड़ते थे। अब देखिए इसके बाद है वन थिंग्स ऑफ फ्रीडम ओनली बाय फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। यानी कि बहुत लोग सोचते हैं, या कुछ लोग सोचते हैं कि जो फ्रीडम है वो क्या है, केवल एक क्या है, क्रांति है, आइदर फिजिकल और मूवमेंट ऑफ दो। यद्यपि आप सभी को पता है कि जो मूवमेंट होते हैं वो फिजिकल भी होते हैं और विचारों के भी होते हैं। जो फ्रीडम होता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट यानी कि क्रांति भी होती है, वो विचारों की भी होती है, यानी कि विचारों की भी क्रांति होती है, और फिजिकल भी होती है क्रांति। यानी कि आप देखोगे कई लोग सभा करके जुट रहे हैं तो कहीं सोशल मीडिया पर ही लोग हड़ताल कर दे रहे हैं किसी एक चीज को लेकर के। तो इस तरीके से ऑनलाइन यहाँ पर इस तरीके की बात की गई है कि लोग विचारों की आजादी के लिए भी लोग लड़ते हैं और अपनी खुद की, यानी कि जैसे कोई जेल से बाहर निकलना चाहता तो ये क्या हो गया, फिजिकल मूवमेंट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी बात की गई है। इट अपीयर्स दैट वन ऑलवेज सीक्स फ्रीडम ऑन द सरफेस। यानी कि इस धरती पर जितने भी लोग हैं सभी लोग किसकी खोज में रहते हैं, आजादी यानी कि स्वतंत्रता की खोज में रहते हैं। श्योरली दिस इज द rather a limited freedom involving a great deal of conflict, wars and violence। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए इसको लिमिटेड फ्रीडम कहा गया है, लेकिन इसी के लिए क्या क्या चीजें नहीं हो जाती है, वायलेंस यानी कि हिंसा हो जाती है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, विरोधाभास हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं फ्रीडम के लिए। और देखिए अब यहाँ पर जो असली चीज है अब यहाँ पर आ रही है इस पैराग्राफ की, इनर फ्रीडम इज समथिंग इंटायरली डिफरेंट। यानी कि जो हमारी आत्म स्वतंत्रता होती है, हमारी अपनी खुद की आजादी होती है, हमारे मन की आजादी होती है, ये बहुत ही अलग होती है। इट हैज इट्स रूट नॉट इन द आइडिया ऑफ फ्रीडम बट इन द रियलिटी ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पर कहा गया है कि ये क्या होती है, इसकी जड़ें आपको दिखेंगी नहीं, किसमें, आजादी के आइडियाज में या आजादी के विचारों में, बट इन द रियलिटी ऑफ फ्रीडम इट कवर्स ऑल द एंडेवरेस ऑफ मैन। यानी कि यहाँ पर कहा गया मन की शांति से बड़ा और कुछ नहीं है। विदाउट इनर फ्रीडम लाइफ विल ऑलवेज बी एन एक्टिविटी विद इन द लिमिटेड सर्किल ऑफ टाइम एंड कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा यह बताया गया है फ्रीडम के बारे में, यहाँ पर सबसे लास्ट में जो चीज कही गई है कि हमारे अंदर की, हमारी खुद की जो फ्रीडम है वो बहुत जरूरी है। अगर वो छिन गई तो हमारे लिए जो बाहरी फ्रीडम है वो कोई भी मायने नहीं रखेगी। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब इनको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर? देयर इज नो डाउट दैट हार्ड वर्क पेव्स द वे टू सक्सेस। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर डी। तो डी देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में है। डी में क्या गलती है, यहाँ पर 2 नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए फॉर। ठीक है, देयर इज नो डाउट दैट हार्ड वर्क पेव्स द वे फॉर सक्सेस, फॉर होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? फ्रीडम हेल्प्स मैन इन इवॉल्व मॉरली एंड स्पिरिचुअली। मैन कैन एंजॉय लाइफ ओनली इन एन environment of freedom. Material progress cannot be achieved without freedom. Freedom is not one of the most important factors in life. अभी आपने पूरा फ्रीडम की महत्ता के बारे में ही पढ़ा है कि कितना जरूरी होता है व्यक्ति के जीवन में फ्रीडम, आजादी। तो यहाँ पर यही गलत दिया है, फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पर पहले में ही लिखा है फ्रीडम, पहली लाइन में, फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑप्शन 4 सही हो गया। इसीलिए पैराग्राफ को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 123 है,
विच मेथड्स डू अथॉरिटीज नॉट यूज टू सप्रेस पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम, यानी कि जो अथॉरिटीज होती थी, जो धनाढ्य लोग होते थे या जो राजा महाराजा होते थे या ये कहें कि जो शासनकर्ता होते थे, जो शासन करते थे, जो राज करते थे, वो कौन सी चीजें नहीं अपनाते थे लोगों को दबाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन इक्विजन ये भी है, एक्स कम्युनिकेशन ये भी है और टॉर्टरीज ये भी है। यहाँ पर दिया हुआ है, तीनों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप देखिए इन इक्वेजन, एक्स कम्युनिकेशन और टॉर्टरीज। तो इस तरीके से यहाँ पर ये तीनों हैं, केवल ये नहीं है, कौन नहीं है, परसुएशन। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 124 है, रिएक्शन अगेंस्ट एस्टेब्लिश रिलीजन promotes people not to join some cult, join other religious organizations, to start a new religion या follow some guru। तो दोस्तों reaction against established religion promotes people not to start a new religion, क्योंकि पहले से established religions थे तो ये क्या करते थे, प्रमोट करते थे नॉट टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन, यानी कि नए धर्म को बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125, रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज क्या है, इनर फ्रीडम। आपने देखा यहाँ पर इनर फ्रीडम को इन्होंने सबसे डिफरेंट और सबसे अच्छा माना है, इंटायरली फ्रीडम इसी को सब कुछ माना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनर फ्रीडम हो जाएगा, रियल फ्रीडम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट इन ऑल एंड कैपिटलाइज कंट्रीज। दोस्तों इंडिविजुअल फ्रीडम एग्जिस्ट करता है। आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो कैपिटलाइज कंट्रीज में, इन द कैपिटलाइज कंट्रीज इंडिविजुअल फ्रीडम एग्जिस्ट। और कहां पर नहीं एग्जिस्ट करता है, कम्युनिस्ट वर्ल्ड में। देखिए इन द कम्युनिस्ट वर्ल्ड इट हैज बीन डिनाइड। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो ये जो यहाँ पर ये जो ए है ये गलत दिया है, और पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज, तो ये क्या है, ये सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ए फॉल्स है, बी ट्रू है। तो ए फॉल्स, बी ट्रू यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन 2 में, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इंडिवरस एज यूज्ड इन द पैसेज। दोस्तों इसका मतलब होता है, इंडिवरस का मतलब होता है प्रयास करना। तो यहाँ पर देखिए प्रयास का मतलब यहाँ पर देखिए अटेम्प्ट दिया है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है अटेम्प्ट। इसके अलावा यहाँ पर आप ट्राई भी बोल सकते हैं, ट्राई भी प्रयास में आता है, स्ट्राइव भी प्रयास में ही आता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 है, विच वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड शन एज यूज्ड इन द पैसेज। दोस्तों तो इसका अगर अर्थ देखें तो कई सारे अर्थ होते हैं। इसका एक अर्थ होता है किनारा करना या अलग रहना या दूर रहना। तो दूर रहना, तो यहाँ पर देखिए इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है वेलकम, मतलब किसी का वेलकम करना, स्वागत करना, अपने पास बुलाना। तो यहाँ पर देखिए कास्ट अवे, और दूर की बात करिए तो यहाँ पे वेलकम का पास हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया अपना पैसेज नंबर 1। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिए ये दूसरा पैराग्राफ दिया है क्वेश्चन नंबर 129 से 135 तक। इसको पढ़ करके ध्यान से जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर हमें करना है। तो वाटर इज द कोर ऑफ लाइफ, जो वाटर है वो क्या हमारे जीवन का आधार है। हेंस वाटर मस्ट बी सेंट्रल टू अवर स्पिरिचुअल थिंकिंग। इसीलिए जो वाटर है वो हमारे आध्यात्मिक सोच में भी है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम अपने रिलीजन में बात करें तो वाटर जो है, पानी को हम अध्यात्म से जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी नदियों की हम पूजा करते हैं। वाटर इज नॉट ओनली मोस्ट ऑफ अर्थ बट ऑल्सो मोस्ट ऑफ लाइफ, देयरफॉर वाटर कंजर्वेशन मस्ट बी अवर डीपेस्ट कंसर्न। आप सभी को पता है कि जो वाटर है वो पूरे अर्थ पर सबसे ज्यादा वाटर ही है, पानी ही है, और हमारे लाइफ में भी पानी का बहुत ज्यादा योगदान है। बिना पानी के रहना बहुत मुश्किल है। इसके बाद देखिए इसलिए कंजर्वेशन मस्ट बी अवर डीपेस्ट कंसर्न, यानी कि जो कंजर्वेशन है, इसका संरक्षण है पानी का, वो हमारे लिए बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। यानी कि जो पानी है उसका कंजर्वेशन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है पीने का पानी बहुत कम, मैक्सिमम समुद्र का पानी है। अब देखिए द हिमालय माउंटेन्स रेंज इज अमंग द हाइएस्ट, यंगेस्ट एंड मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम ऑफ द प्लेनेट, यानी कि जो हिमालय के माउंटेन है वो हाईएस्ट है, आपको पता ही है, और यंगेस्ट भी है, यानी कि जवान भी है, और मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम, यानी कि जो इसका पारिस्थितिकी तंत्र है वो भंगुर है। यानी कि जरूरी नहीं कि हमेशा इसी तरीके का, अगर पॉल्यूशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं हिमालय के लिए क्या है, बहुत खतरा है।
द हिमालयाज हैव गिवन अस सम ऑफ द ग्रेट रिवर सिस्टम्स। हिमालय से ही बहुत सारी नदियां निकलती हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे इकोसिस्टम का क्या ये बहुत बड़ा योगदान देता है हमारे इकोसिस्टम में ये। और देखिए, इंक्लूडिंग द इंदुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, न्यू सलवीन, यांतजी एंड द मेकोंग। यानी कि ये सब कहाँ से, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब देखिए हिमालय से निकलती हैं। द हिमालय आर ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड पोल। हिमालय को हम तीसरा, आपको पता है ना, एक नॉर्थ पोल है पृथ्वी पर, एक साउथ पोल है, और हिमालय को थर्ड पोल बोला जाता है, यानी कि तीसरा पोल बोला जाता है। फॉर द कंटेन द लार्जेस्ट मास ऑफ आइस एंड स्नो आउटसाइड द अर्थ पोलर रीजन। यानी कि यहाँ पर देखिए नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल के अलावा, यहाँ पर देखिए नॉर्थ और साउथ पोल के अलावा दोस्तों, जो हिमालय है ये सबसे ज्यादा बर्फ कंटेन करने वाला, सबसे ज्यादा बर्फ रखने वाला ये पहाड़ है। यानी कि इतना ज्यादा आइस या इतना ज्यादा बर्फ और इतना ज्यादा स्नोफॉल कहीं नहीं है, और यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है, इस पैराग्राफ में। यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल के बाद हिमालय का ही नंबर है, इतना बर्फ और कहीं और किसी भी पहाड़ पर नहीं है। देयर इज ए परमानेंट स्नो लाइन अबव 5000 मीटर्स। यानी कि एक परमानेंट स्नो लाइन आपको देखने को मिलेगी 5000 मीटर के ऊपर। सम ऑफ द ग्लेशियर्स इन द रीजन आर द लॉन्गेस्ट आउटसाइड द टू पोल्स। यानी कि कुछ ग्लेशियर ऐसे हैं बहुत ही ज्यादा लॉन्गेस्ट हैं, लंबे हैं। अब देखिए इसके बाद, द हिमालयाज सर्व एज वाटर टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग वाटर ऑन ए सस्टेन बेसिस टू मोर देन 1000 मिलियन पीपल एंड मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन साउथ एशिया। यानी कि जो हिमालय है वे वाटर सर्व कर रहा है, सभी लोगों को प्योर वाटर यहाँ से मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनके जो मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स जो भूमि है, यानी कि जो खेती की भूमि है, साउथ एशिया में ही हमारा देश आता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर साउथ एशिया की बहुत सारी जो भूमि है उसको भी क्या करता है, ये सिंचित करता है। द ग्रीनरी बेनेवोलेंट climate highly productive ecosystems, the generosity benevolent climate highly productive ecosystem, food production and overall happiness in South Asia are in fact attributable to the bounty of the Himalayas। यानी कि जो हमारा हिमालय पर्वत है वो जिस तरीके की ग्रीनरी यानी कि हरा भरा माहौल दे रहा है, इसके अलावा जिस तरीके का परोपकार ये कर रहा है, और एक तरीके से देखिए ये हमारे इकोसिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है, हमें फूड मिल रहा है यहाँ से, और साउथ एशिया की जो पूरी हैप्पीनेस है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है हिमालय पर्वत के ऊपर। क्योंकि आपको पता है अगर हिमालय पर्वत ना होता तो हमारे देश जहां हम रह रहे हैं यहाँ पर जो साइबेरिया की हवाएं हैं वो आकर के ये पूरा बर्फ बना देती है, और हमारा देश एक तरीके से जो हिमालय पर्वत है वो प्रहरी का काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर कहा गया है, इसके लिए हमें इतना सारा सब कुछ दे रहा है हिमालय पर्वत, इसके लिए हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और वो इनाम का हकदार है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से कहा गया है कि हिमालय पर्वत हमारे लिए इनाम का हकदार है, वो जितना वो हमारे लिए कर रहा है। दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल, दे आर लाइफ गिवर्स। यानी कि वो केवल सुंदर ही नहीं है बल्कि वो जीवन प्रदायी हैं। लिटिल वंडर दैट दे आर वेनरेटेड एज द एबव ऑफ गॉड्स। जान करके आपको आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये जो है बहुत सारे देवताओं का निवास भी है हिमालय पर्वत। इसके बाद देखिए, टू कीप द थर्ड पोल preserved through assured conservation is one of the greatest challenge for the temporary world। यहाँ पर कहा गया है कि इस माउंटेन को यानी कि इस पूरे के पूरे हिमालय पर्वत का संरक्षण करने का आश्वासन देना हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। क्यों चैलेंजिंग है? क्योंकि तरीके से पॉल्यूशन आज बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें क्या हमारे आसपास इतना सारा, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, चाहे वो मृदा प्रदूषण हो, सब इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो हिमालय की बर्फ वो क्या पिघल रही है। तो इस तरीके से इसका कंजर्वेशन करना, हिमालय पर्वत का संरक्षण करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखिए इसके बाद है, हिमालय माउंटेन आर अ कॉमन बट फ्रेजाइल नेचुरल रिसोर्सेज या रिसोर्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो हिमालय पर्वत है इसके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, लेकिन वो फ्रेजाइल है यानी कि भंगुर है। जरूरी नहीं कि वो जो रिसोर्स दे रहा है वो हमेशा ही देता रहे। रिसोर्स का मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे रिसोर्सेज का मतलब जैसे आप देख रहे हैं कि कहीं से पेट्रोल निकल रहा है, तेल निकल रहा है, तो सब क्या रिसोर्सेज हैं। एज माउंटेन इकोसिस्टम हैव इनॉर्मस बियरिंग ऑन द अर्थ सिस्टम, देयर स्पेशल केयर, रीजनरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ देयर pristine resources would only be bring more happiness, peace and prosperity to large parts of the
वर्ल्ड। दोस्तों जो हिमालय पर्वत है ये हमारे इकोसिस्टम में, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के लिए एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और इसके ऊपर कहीं ना कहीं हमने या ये कहे कि एक तरीके से ये हमारा बहुत ज्यादा भार क्या कर रहा है, सहन कर रहा है। इसीलिए इसकी जो स्पेशल केयर है बहुत जरूरी है, इसका पुनर्जनन बहुत जरूरी है, यानी कि हम बहुत ज्यादा कम पॉल्यूशन करें जिससे हिमालय पर्वत को हानि कम हो, इसका ग्लेशियर कम पिघले और इसके संरक्षण की भी जरूरत है हमें। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्राचीन रिसोर्स का स्रोत है, यानी कि जो हमारा प्राचीन रिसोर्स है, जो हमारा हिमालय पर्वत है, जो प्राचीन स्रोत है हमारे इकोसिस्टम का, इसके लिए हमें इसको कंजर्व करके रखना है, यानी कि इसकी सुरक्षा हमें ही करनी है क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा हैप्पीनेस दे रहा है और शांति दे रहा है और ये बहुत ज्यादा लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या कर रहा है, ये प्रॉस्पेरिटी भी दे रहा है। इन एजेंडा 21 चैप्टर 13 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन इज अंडरलाइंड। माउंटेन इन्वायरमेंट्स आर इसेंशियल टू द सर्वाइवल ऑफ द ग्लोबल इकोसिस्टम। पूरे विश्व के पर्यावरण के लिए, पूरे विश्व के इकोसिस्टम के लिए, सही से इकोसिस्टम चले इसके लिए जो पर्वत हैं इनका खास ख्याल रखना, पर्वतों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पर्वतों के पर्यावरण का खास ख्याल रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताया गया है। द हिमालयाज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड आर स्पेशली रिच इन वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जो हिमालय पर्वत है इसमें यहाँ पर देखिए ये रिच है वाटर रिसोर्सेज के लिए, यहाँ पर पानी शुद्ध होता है। दिस एरिया इज होम टू डजन ऑफ पेरेनियल स्ट्रीम्स, यानी कि यहाँ पर आपको ढेर सारी चिरस्थायी धाराएं मिल जाएंगी, यानी कि जो आप झरने देखते हो। इसके अलावा एंड न्यूमरस अदर रेन फेड, यहाँ पर आपको ढेर सारे वर्षा सिंचित क्षेत्र भी मिल जाएंगे। अलोंग विथ इनन्यूमरेबल रिवुलेट्स एंड वाटरफॉल्स एंड पॉन्ड्स, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी आपको छोटी छोटी नदियां भी दिख जाएंगी, झरने भी दिख जाएंगे और तालाब भी दिख जाएंगे जो कि हिमालय पर्वत से ही निकल करके बने हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इतना सारा आपने देख लिया, पर्वतों के बारे में, पानी के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 129, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द एरिया इज होम टू डजन्स ऑफ पेरेनियल स्ट्रीम्स। तो यहाँ पर पूछा है कि ये जो पेरेनियल शब्द है या ये वर्ड है ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो दोस्तों ये है एडजेक्टिव। पेरेनियल धारा, आप देखिए चिरस्थायी धारा, यानी कि धारा की विशेषता बता रहा है कि धारा कैसी है, धारा की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है, नीचे से आप देखोगे तो यहाँ पर है पेरेनियल स्ट्रीम्स, धाराएं। तो धारा का ये डजन ऑफ पेरेनियल स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स धारा है, धारा की विशेषता बता रहा है कैसी है, वो चिरस्थायी है, अस्थायी धाराएं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। वाटर शुड बी सेंट्रल ऑफ आवर थिंकिंग बिकॉज इट इज कोर ऑफ लाइफ। इट इज कोर ऑफ लाइफ सबसे पहले ही स्टैंजा में दिया हुआ है। देखिए वाटर इज द कोर ऑफ लाइफ, तो ये तो सही दिया है। इसमें देखना है कि कौन सा नहीं है पैसेज में। फिर देखिए वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, फिर है इट इज लाइफ लाइन फॉर अवर फार्मर्स, इट इज कंसिडर्ड होली बाई मोस्ट रिलीजन्स। तो यहाँ पर आप देखिए तो राइट होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, इट इज कंसिडर्ड होली बाई मोस्ट रिलीजन्स। तो मोस्ट रिलीजन्स में पानी को होली नहीं कहा गया कि मैक्सिमम रिलीजन्स में नहीं कहा। जैसे आपने हिंदू धर्म में देखा है कि पानी यानी कि नदियों को हमने पूजना शुरू किया, नदी की हम पूजा करते हैं, यानी कि पानी की पूजा तरीके से हुई। तो यहाँ पर कुछ धर्मों में ही, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वाटर शुड बी सेंट्रल टू आवर थिंकिंग बिकॉज इट इज कंसिडर्ड होली बाय मोस्ट रिलीजन्स, ये ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर आप देखिए पानी के लिए ये भी सही है, इट इज कोर ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, बिल्कुल सही है। और इट इज लाइफ लाइन फॉर फार्मर्स, जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, उनके लिए पानी तो लाइफ लाइन की तरह ही होती है क्योंकि बिना पानी के वो फसल नहीं उगा सकते। ठीक है, तो ये जो है आप देखोगे पैसेज में आपको मैक्सिमम जगह पर ये आपको नहीं देखने को मिला होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द पैसेज। पैसेज में कौन सा नहीं यहाँ पर मेंशन है। द हिमालयाज फॉर्म द बैकबोन ऑफ अवर टूरिज्म इंडस्ट्री, द हिमालय प्रोवाइड्स अस विद हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, ये तो लिखा ही है। द हिमालयाज प्रोवाइड वाटर टू मोर देन 1000 मिलियन पीपल, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी आपने देखा है कि जो हिमालय पर्वत है 1000 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को पानी सर्व करता है, ये तो लिखा ही हुआ है, ये आपने देखा भी है इसी में। यहाँ पर देखिए 1000 मिलियन पीपल
फिर इसके बाद है हिमालयाज इरिगेट मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, तो यहाँ पर मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड के विषय में भी चर्चा किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, हिमालयाज फॉर्म द बैकबोन ऑफ द अवर टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये यहाँ पर पैसेज में नहीं दिया है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 पे आते हैं। Which of the following is false? They have some of the largest glaciers. The Himalaya mountains are a fragile resource. Climate change has little effect on the Himalayas. या they bring prosperity to large parts of world. तो prosperity देता ही है, ये तो आपने देखा ही है। और ये जो है fragile resource है, ये भी आपने देखा है। और they have some of the largest glaciers, longest glaciers, ये भी लिखा हुआ है, ये भी आपने देखा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है क्लाइमेट चेंज हैज लिटिल इफेक्ट ऑन हिमालय, लिटिल नहीं बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, तो लिटिल यहाँ पर नहीं होगा बल्कि मोर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 133 है, व्हाट इज नॉट सो स्पेशल अबाउट द हिमालयाज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? द हिमालयाज स्टेट हैज न्यूमरस वाटरफॉल्स एंड पॉन्ड्स, सही है, बिल्कुल सही है, वाटरफॉल भी है और तालाब भी अभी आपने देखा है। मेनी पेनिडल स्ट्रीम्स, इसके बाद है ह्यूज मिनरल डिपॉजिट्स और है मैनी रेन फेड रिवर्स। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो ऑप्शन नंबर 3 है ह्यूज मिनरल डिपॉजिट, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है पैसेज में कि हिमालयाज स्टेट हैज ह्यूज मिनरल डिपॉजिट। बाकी आप देखोगे फेड रिवर्स भी आपको मिलेंगे, आपको पेरेनियल स्ट्रीम्स भी मिलेंगे, वाटरफॉल और पॉन्ड्स भी मिलेंगे, ये सब आपको लास्ट में पैराग्राफ में सबसे नीचे आपको ये सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है ह्यूज मिनरल डिपॉजिट, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है पैराग्राफ में। फिर है क्वेश्चन नंबर 134, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड बाउंटी? दोस्तों बाउंटी का मतलब आपने देखा था कि इनाम का हकदार है कौन? हिमालय पर्वत, क्योंकि जिस तरीके से वो हमारे देश की पूरे साउथ एशिया की रक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 दिया है, एबंडेंस दिया है, जनरसिटी दिया है, एसेस दिया है, सिंपैथी दिया है। तो सिंपैथी तो बिल्कुल नहीं होगा, सिंपैथी का यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा जनरसिटी। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही जाएगा, जिस तरीके से वो हमारी रक्षा कर रहा है, हमारे देश की रक्षा कर रहा है। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 135, विच वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड बेनवोलेंट? बेनिवोलेंट का यहाँ पर हमें देखना है अपोजिट। तो बेनिवोलेंट का मतलब होता है दोस्तों परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी, जो दूसरों के लिए उपकार करता हो, जो दूसरों की भलाई करता हो। दोस्तों राइट आंसर होगा मेलविलेंट, यानी कि मेलवोलेंट। मेलवोलेंट यहाँ पर ये सही हो जाएगा, बेनिवोलेंट का मेलवोलेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जैसे परोपकारी होता है और ये इसको परोपकार से मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेलवोलेंट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं, अ टीचर इज टेलिंग। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा आपका पैराग्राफ वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। A teacher is telling a story with actions and gestures to class third students. After this, she asked them to draw pictures on the story in groups. Why do you think she asked them to draw pictures on the story? यानी कि टीचर है वो अपने पूरे हाव भाव के साथ बच्चों को स्टोरी सुना रही है क्लास में। उसके बाद कहती हैं अब स्टोरी का तुम पिक्चर ड्रा करो, यानी कि इस पर ड्राइंग बनाओ। और उन्होंने बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उसके बाद कहा इस पर इस कहानी पर चित्र बना करके हमको दिखाओ। तो ये ऐसा करने का क्या उद्देश्य है उनका? सी वॉन्टेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन वाइल ड्राइंग, यानी कि वो देखना चाहती हैं कि बच्चे किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं इस ड्राइंग में और क्या उन्होंने सीखा है। फिर देखिए सी वॉन्टेड टू एसेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल, वो ये जानने के लिए ये कर रही हैं कि उनकी ड्राइंग स्किल कैसी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर हर लेसन प्लान, सो सी इंगेज्ड देम इन ड्राइंग, ऐसा बिल्कुल नहीं कि उन्होंने लेसन प्लान उनको कंप्लीट करना है इसीलिए उन्होंने बच्चों को ड्राइंग में एंगेज कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी वॉन्टेड टू एक्सेस देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दोस्तों जो दिया है कि बच्चे, सी वॉन्टेड टू सी द पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन वाइल ड्राइंग, वो देखना चाहती हैं कि बच्चे किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं ड्राइंग में। ये ऑप्शन भी गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सी वॉन्टेड टू एक्सेस देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, क्योंकि उन्होंने क्या सुनाया बच्चों को? स्टोरी सुनाया। अब वो ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने स्टोरी में क्या समझा, उन्होंने स्टोरी से क्या सीखा। तो यहाँ पर वो समझ, बच्चों की समझ देखना चाह रही हैं स्टोरी के लिए, वो इसीलिए बच्चों को ड्राइंग बनाने को कह रही हैं उस पर कि उन्होंने क्या सीखा है। उन्होंने जो सीखा है उस पर वो काम करने, उस पर उनको काम करना है कि बच्चों ने क्या सीखा, उन्होंने कितनी समझ विकसित की जो स्टोरी उन्होंने सुनाई उसके लिए।
ठीक है, यहाँ पर ड्राइंग चेक करना, बच्चों का पार्टिसिपेशन चेक करना, ये नहीं, उद्देश्य यही है कि बच्चों ने क्या सीखा उस कहानी को सुनाने के बाद। फिर है क्वेश्चन नंबर 137, एक्टिव वोकेबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल, यूज्ड ओकेजनली, डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस या यूज्ड फ्रीक्वेंटली। तो जो एक्टिव वोकेबुलरी वाले शब्द होते हैं, जिनका हम रोज अक्सर फ्रीक्वेंटली उन शब्दों को हम यूज कर ही लेते हैं अपने डेली लाइफ में, तो ये एक्टिव वोकेबुलरी वाले शब्द होते हैं, तो इन्हें हम यूज्ड फ्रीक्वेंटली यानी कि अक्सर हम इनको यूज कर ही लेते हैं, तो ये राइट हो जाएगा। जो एक्टिव वोकेबुलरी वाले शब्द होते हैं, इनको अक्सर हम यूजुअली क्या करते हैं, इनको हम अक्सर क्या करते हैं, बोलते हैं, तो ये फ्रीक्वेंटली हम इनको यूज करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 138, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज, पोएट्री को पढ़ाने का, कविताओं को पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है, पोएम पढ़ाने का क्या उद्देश्य होता है। मेकिंग लर्नर्स टू बिकम पोएट्स, बच्चों को कवि बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। वोकेबुलरी डेवलपमेंट, बच्चों की वोकेबुलरी, उनका शब्द ज्ञान बढ़ाने के लिए। इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन या डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, ग्रामर इससे हम क्या सिखाएंगे, राइट आंसर यही है, इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। और ये क्वेश्चन बार बार सीटेट के एग्जाम पूछा जा चुका है कि पोएट्री पढ़ाने का बच्चों को क्या उद्देश्य होता है, तो यही होता है एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, बच्चे उसको एंजॉय करते हैं और अप्रिसिएट करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 139, और ये क्वेश्चन भी 2020 में भी पूछा गया, 19 में देखिए पूछा ही गया है। मॉर्फीम इज द, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फ्रेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, और यही सही है, ऑप्शन नंबर 3 जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, यही राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। यूनिट ऑफ वर्ड दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू न्यू मीनिंग, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 पे आते हैं, अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड यूजेस लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन द हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। Here, learner's language is used in teaching English as a pattern, hindrance, translation या resource। दोस्तों इस तरीके से, जैसे कि हमने लिखा HAT हैट, हैट माने टोपी, ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी मदर टंग की सहायता से हम अंग्रेजी भाषा को सिखा रहे हैं। हैट इसको बोलते क्या है हिंदी में इसको लिख करके हम इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हैट बोलते हैं, और हिंदी में इसको हम कहते हैं टोपी। तो यहाँ पर हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं, हम अपनी मदर टंग की सहायता से हम फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश को सीख रहे हैं, तो ये हो गया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ट्रांसलेशन की मदद से हम सीख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ट्रांसलेशन, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, BICS स्टैंड फॉर, दोस्तों यहाँ पर देखिए BICS का फुल फॉर्म पूछा दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लासरूम, सी शुड, यानी कि एक टीचर है वो क्लासरूम में एक लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट बनाना चाह रही है, इसके लिए वो क्या करेंगे, यानी कि बच्चे अच्छे से भाषा को बोलें। आस्क स्टूडेंट टू यूज ओनली इंग्लिश व्हाइल कम्युनिकेटिंग इन द क्लास विथ पीयर्स, यानी कि क्लासरूम में जब तक बच्चे हैं तब तक केवल इंग्लिश ही बोलें। एस्टैब्लिश अ लैंग्वेज लैब इन हर क्लास, क्लास में एक लैंग्वेज लैब ही बना दें, तो ये भी गलत ही है, दोनों गलत हो गए। मोटिवेट पेरेंट्स टू बाई लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटीज, हम पेरेंट्स से कहें कि वो बच्चों के लिए लैंग्वेज गेम्स की चीजें खरीदें, उन एक्टिविटीज के लिए सामान खरीदें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है उनको मोटिवेट करने का। यहाँ पर देखिए, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वाइल द लैंग्वेज इज सीन नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को इस तरीके का हम अवसर दें कि बच्चे लैंग्वेज को देखे भी और उसको नोटिस भी करें और उसको अपने डेली लाइफ में यूज भी करें, ठीक है, यानी कि बच्चे अच्छे से उस भाषा को समझ भी पाएं और सुन भी पाएं और उसको सामने वाला क्या बोल रहा है उसको समझ करके वो अपना जवाब भी दे पाएं, यानी कि उसको यूज करें अच्छे से, ये जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 143 है, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसीडर्ड एज एंड डैश रीडिंग, इंस्पिरेशनल सोर्स ऑफ, एडिशनल बर्डन ऑन, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ या हिंड्रेंस मटेरियल फॉर। तो दोस्तों देखिए, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसीडर्ड एज एन ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग, जो लिटरेचर है वो एक ऑथेंटिक सोर्स यानी कि विश्वसनीय सोर्स है पढ़ने का, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 पे आते हैं, यानी कि 144 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। देखिए, टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री, पिक्चर बुक्स, थ्रेशर्स या मिथ एंड लीजेंड्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, पिक्चर बुक्स जो होती हैं, हीरोज की स्टोरी सुनाएंगे हम, चाहे वो हमारे देशभक्त हो या हमारे रियल हीरोज हों, जितने भी हमारे देश के, ये सब क्या है, इन सब के बारे में बच्चों को बताना तो अच्छी बात है। और पिक्चर बुक से तो बच्चे और सीखते ही हैं,
यहाँ पर देखिए शब्द कोश, कोश के बारे में दिया, और थीसिस मतलब होता है कोर्स। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में बच्चों को, भी छोटे बच्चे तो इसके बारे में बताना बहुत जरूरी नहीं है उनको, ठीक है। मिस एंड लीजेंड्स, इनके बारे में भी बताना बच्चों को जरूरी है, क्योंकि शुरू से ही बच्चों के अंदर जो भ्रांतियां आई, सब चीजें उनको दूर करना है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमको नॉलेज बच्चों, लीजेंड्स के बारे में बच्चों को बताना ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आसपास बच्चों जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पर आप देखो कि दीवारों पर ए से लेकर जेड तक लिखा होता है, पहाड़े लिखे होते हैं, गिनतियां लिखी होती हैं, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय चिन्ह, इन सब का चित्र बना होता है। तो इससे बच्चे क्या सीखते हैं? इनकरेज चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन पोएम्स, पोस्टर्स, स्टोरीज ईटीसी एंड डिस्प्ले देम इन द क्लास। तो यानी कि बच्चे इसको देख करके सीखेंगे, इनकरेज होंगे और क्लास में आकर के स्टोरी, पोयम, पोस्टर्स आप उनको स्टोरी सुनाने को कहेंगे इस पर। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रिवेलेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर्स, राइम्स, स्टोरीज। तो यहाँ पर देखिए ये भी कुछ कुछ सही है कि यहाँ पर देखिए बच्चों को ऐसा मटेरियल मिल जाता है कि वो पिक्चर, स्टोरीज को यहाँ पर देखते हैं और उससे सीखते हैं। इसके बाद है, वंस द मटेरियल इज पोस्टेड ऑन वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार चिपक जाएगा उसके बाद पूरा होल सेशन तक मिटाया नहीं जाएगा। पिक्चर्स, पोस्टर्स गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स, पर्सन्स एंड हैपनिंग्स। यही बिल्कुल सही है कि बच्चों को जहां पर सोचने के लिए मजबूर कर जाए, उनको सोचने का अवसर मिलता है। जब ये पोस्टर्स को देखते हैं, इन पिक्चर्स को देखते हैं, तो बच्चों के अंदर थॉट अच्छा अच्छा आता है, तो वो चीजों के बारे में खुद सोचते हैं। किसी, अगर आपने लाइन से सभी महापुरुषों के पोस्टर्स लगाए हैं तो उसके बारे में भी बच्चे सोचते हैं। तो इस तरीके से उन्हें सोचने का अवसर मिलता है और ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 146 है, अ टीचर गिव अ टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीजन to class 5 students. The role of this task is language learning will be to provide frequent feedback only on grammatical errors। यानी कि बच्चों के द्वारा एक नाटक प्रस्तुत करने को कहती हैं बच्चों को, और सभी को उसी भाषा में बोलना है, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग सिखाना चाह रही हैं। तो जिस भी भाषा में नाटक करवा रही हैं उसी भाषा में बच्चों को टॉक करना है। तो इससे बच्चों को क्या सिखा रही हैं वो? टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि वो किस तरीके से, जैसे कि जो इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सिखा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, वो बच्चों को रिटन लैंग्वेज और स्पोकन लैंग्वेज में सेपरेशन करना, यानी कि अलग अलग करना सिखा रही हैं। द फैसिलिटेट कंजर्वेशन बाई गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मुलेटिक एक्सप्रेशंस, यानी कि बच्चे भाषा को, जब वो नाटक करते हैं तो भाषा को तो बोलेंगे ही, लेकिन वो एक्सप्रेशन के साथ बोलेंगे। इससे उनकी जो लैंग्वेज प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। वो क्या करेंगे, वो अच्छे से उस भाषा को समझ करके बोलेंगे, एक्सप्रेशन के साथ बोलेंगे। क्योंकि अगर आप हाँ ना या दिखेगा चेहरे पे कि हाँ आप उस भाषा को बोल भी रहे हैं और आपका एक्सप्रेशन भी उसी तरीके का, जिस तरीके से हाँ बोलने में खुशी होती है, ना बोलने में थोड़ा सा इंसान के चेहरे पर थोड़ा सा आप देखोगे, ना बोलने पर थोड़ा सा आप देखो हेजिटेट होता है इंसान, कंफ्यूजन भी दिखेगा। तो ये सब चेहरे पर भी दिखना चाहिए। केवल अगर भाषा आप रट्टू तोते की तरह बोलोगे तो उससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा सामने वाले पर। जब आप एक्सप्रेशन के साथ बोलोगे तब वो समझ पाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पर डायलॉग के साथ पूरा अच्छे से नाटक करेंगे बच्चे तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, यूजिंग रियलिया ऑन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंग। तो रियलिया का मतलब क्या होता है? रेलिया भी इसको हम बोलते हैं। रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स, रियल लाइफ सिचुएशंस टू कम्युनिकेट, रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स, या रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स एंड टारगेट्स फॉर द लर्नर्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स, यानी कि सहायक शिक्षण सामग्रियों में रियल ऑब्जेक्ट को हम इसके द्वारा क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, रियल लाइफ के एग्जांपल्स और रियल ऑब्जेक्ट्स को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 148 पे आते हैं, मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज एन रिसोर्स सो दैट द मल्टीलिंगुअल नेचर, यानी कि एक से अधिक भाषाएं जब किसी क्लासरूम में बोल रहे हैं तो इससे क्या होगा, किसी क्लासरूम में, क्योंकि एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो उन सभी बच्चों के ऊपर जब मल्टीलैंग्वेज रिसोर्स चल रहा है, नेचर चल रहा है क्लासरूम में, तो बच्चे क्या सीखेंगे? द टीचर डेवलप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बिल्कुल नहीं। एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, फिर है एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे सेम ही तरीके से सीखेंगे। चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मल्टीलैंग्वेज नेचर का मतलब है एक क्लासरूम में अगर बच्चे कई भाषाएं बोलते हैं तो इससे ये होता है कि जो टीचर है वो सभी टीचर की क्लास में जितने बच्चे हैं वो सभी फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। वे उन्हें ये लगेगा कि वो भी क्या है, सिक्योर है और एक्सेप्ट करे जा रहे हैं क्लास में, उनको भी स्वीकार किया जा रहा है। किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आ रहा तो ये ना लगे कि अच्छा इसको इंग्लिश नहीं आता है, तो ऐसा ना फील करे वो बच्चा। जिस बच्चे को भोजपुरी आ रही है वो भी ऐसा ना फील करे अच्छा मुझे हिंदी नहीं सही से बोलने आ रही, मुझे इंग्लिश नहीं सही से बोलने आ रही। तो कोई भी बच्चा इस तरीके से ना फील करे कि वो डरा हुआ फील करे, उसको लगे कि वो अनसिक्योर है क्लास में। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सबसे करेक्ट है कि भले ही बच्चे अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं लेकिन वो क्लास में सेफ और सिक्योर और एक्सेप्टेड महसूस कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 149 है, एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 start with pictures, poem and stories and ends with alphabets in the end. Which approach does this kind of arrangement reflect in language pedagogy? तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से अगर किसी क्लासरूम में आप देखोगे बच्चे पहले पिक्चर्स देख रहे हैं, पोयम वो याद कर रहे हैं, स्टोरीज याद कर रहे हैं और फिर लास्ट में क्लास 1 की बात हो रही है, लास्ट में उन्हें अल्फाबेट सिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से ये जो अप्रोच है वो किस तरीके का अप्रोच है लैंग्वेज पेडागोजी में? तो दोस्तों ये है टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि बच्चों को सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उनको पिक्चर्स दिखा रहे हैं, उनको पोयम सिखा रहे हैं। और पोयम में क्या होते हैं, पूरी लाइन होती है और बच्चों को अभी तक अल्फाबेट के बारे में भी नहीं पता है, लेकिन हम उनको पहले इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करते हैं बच्चों के अंदर कि इस तरीके से पहले पिक्चर्स दिखाते हैं, पहले पोयम सिखाते हैं, उनको कहानियां सुनाते हैं, उसके बाद हम लास्ट में किताब में अल्फाबेट को रखते हैं, बाद में उनको ABCD सिखाते हैं। तो इस तरीके से पहले उनको कठिन चीजें हम सिखा रहे हैं। कठिन चीजें क्या, इसी से बच्चे अट्रैक्ट होंगे पढ़ाई के प्रति, चाहे पिक्चर हो, पोयम हो, स्टोरीज हो। जब वो अच्छी पिक्चर्स को देखते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट क्वेश्चन है, व्हाइल चेकिंग द notebooks the teacher observed that a child has repeatedly made some errors in the writing such as reverse image as B, D, M, W. The child is showing the signs of, यानी कि वो B और D में कंफ्यूज है, M और W में कंफ्यूज है। जैसे कि आपने सा को देखा, बच्चा वॉज पढ़ रहा है, उल्टा पढ़ रहा है, इसका मतलब उसमें अंदर कौन सी डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा, यानी कि पठन अक्षमता उसके अंदर, ये पठन विकार है, इसे लर्निंग डिसेबिलिटी हम कहते हैं। तो पठन विकार में बच्चे जो अक्षर है उसको उल्टा समझते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लिया। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप सारे वीडियोस को हमारे ऐसे देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच, चैनल से बने रहिए। और आपके 2019 का भी पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो गया है सारे विषयों का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। 2020 के पेपर की भी लिंक मिल जाएगी जो कि 2021 में हुआ था। तो सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर्स को आप लगा करके जाइए क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन बार बार सीटेट के एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो सारे के सारे विषयों की पढ़ाई अच्छे से करिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है और आपको किस सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए, किस तरीके की वीडियो चाहिए, आपको कमेंट करिएगा, आपको हम वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी, सारे विषयों की प्रीवियस ईयर की भी लिंक मिल जाएगी। तो सारे विषयों को देखिए और थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल से बने रहने के लिए। और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद।